हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस पेपर 15 दिसंबर 2017 की पहली शिफ्ट का पेपर। अगर इससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले अल्पप्राण की डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती हैं उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण की बात करें तो स्पर्शी व्यंजन के जो 25 व्यंजन होते हैं उसमें से पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर, ये सभी जो है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अब अगर देखेंगे हम तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख। ठीक है, ये अल्पप्राण का हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न, व्याकरण के विभाग होते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है इसने, केवल वर्ण विभाग, केवल शब्द विभाग, केवल वाक्य विभाग या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण के जो विभाग होते हैं वो वर्ण, शब्द और वाक्य तीनों से मिलकर बनते हैं। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न, इनमें अयोगवाह स्वर हैं। तो देखिए दोस्तों, अयोगवाह नाम का वर्णमाला में एक तीसरा प्रकार होता है जो कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने दिया था। अगर बात करें अयोगवाह में वर्णों की तो इसमें दो वर्णों को शामिल किया गया है, अम और अह। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम। अब अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसने कृपालु, तो ये बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है इसने आंसू। आंसू देखिए दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है। अगर इसको सही करेंगे तो इसमें ऊपर चंद्रबिंदु आएगा, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। अशुद्ध शब्द यही है, बाकी शिशु और दयालु ये दिनों ही सही रूप से लिखे गए हैं। अब अगला प्रश्न, अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अर्धस्वर के अंतर्गत 4 वर्णों को शामिल किया जाता है, य, र, ल और व। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अपना सही बन जाएगा। ये यह जो है ये अर्धस्वर वाला व्यंजन होता है। अब अगला प्रश्न, नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन है पहला इसका मरुत। तो मरुत का दोस्तों मतलब होता है पवन, हवा या फिर वायु। ठीक है, अगला दे रखा है इसने सलिल। सलिल का मतलब होता है दोस्तों पानी, जल या फिर नीर। अगला दे रखा है इसने सरिता। तो सरिता तक की बात करें तो सरिता का पर्यायवाची होता है दोस्तों तरणी, नदी, वाहिनी। ठीक है, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगले ऑप्शन की तो अगला दे रखा है इसने उदक। उदक का मतलब होता है दोस्तों पानी, जल। ठीक है, अब अगला प्रश्न, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन दे रखा है इसने पहला दुराग्रह। दुराग्रह का मतलब होता है दोस्तों किसी गलत बात के लिए आग्रह करना, उसे दुराग्रह कहते हैं। अगला दे रखा है इसने निर्भय। निर्भय का मतलब होता है जिसमें भय न हो, उसे निर्भय कहते हैं। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले ऑप्शन दे रखे इसने निभाया और निर्भय, ये दोनों ही अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं और इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दे रखा इसने, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर संगम का संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा सम प्लस गम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात करें इसमें संधि की तो इसमें व्यंजन संधि आपको देखने को मिलेगी। व्यंजन संधि का एक नियम होता है दोस्तों कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन यानी कि क से म तक आए तो म जो है वो उस स्पर्शी व्यंजन के वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है। बात करें इसके विच्छेद की तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में इधर म है और आगे ग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ग के 5वें वर्ण की बात करें तो वो बनेगा अण, तो ये बन जाएगा संगम। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है इसका सृष्टि। तो सृष्टि का मतलब होता है दोस्तों अगर विलोम बात करें तो वो होगा प्रलय। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें अगले ऑप्शन की, अगला दे रखा है इसने पुष्टि। पुष्टि का विलोम होता है दोस्तों अपुष्टि। अगला दे रखा है इसने निकाय। तो देखिए दोस्तों, निकाय का अर्थ की बात करें तो वो बनता है समुदाय, उसे निकाय कहते हैं। अगला दे रखा है इसने निलय। निलय के अर्थ की बात करें तो दोस्तों निलय का मतलब होता है मकान या फिर घर, उसे निलय कहते हैं।
अब अगला प्रश्न, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, पहले उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है कि वे शब्द जो कि शब्दों के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। बात करें इंग्लिश में तो इसे प्रीफिक्स भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर ए को, इसमें आपको अभी उपसर्ग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। बाकी अभागा, अज्ञान और आसमान में आपको कहीं भी अभी उपसर्ग देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें उपसर्गों की संख्या की, तो देखिए दोस्तों, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी में 19 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी भाषा के 10 उपसर्ग होते हैं। अब अगला प्रश्न, पीताम्बर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास यानी कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह इसको होते हैं को, से, के लिए, काकी के, में, पर। ठीक है, जैसे हो गया शरण को आगत, शरणागत। अगला ऑप्शन है द्विगु समास। तो द्विगु समास यानी जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ों का समूह। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें आपको कारक शब्द हैं जो के समान देखने को मिल जाएगा। जैसे होता है महान है जो राजा, महाराजा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अगर इसके कारक शब्द की बात करें तो वो होते हैं जिसका, है जिसकी। जैसे हो गया 12 है सिंह जिसके, अर्थात 12 सिंगा। तो अपना सही आंसर यही बन जाएगा, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान शिव विष्णु की बात की गई है। अगला प्रश्न, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मुहावरे की बात कर लेते हैं। मुहावरे वे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। मुहावरे जो रहते हैं वो घाघर में सागर बनने का काम भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुलर का फूल होना, इसका मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होगा लापता होना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो अंगीठी का अगर शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर सी। अंगीठी का मतलब की बात करें तो वो होगा अग्निपात्र। एक अग्नि का पात्र होता है उसे अंगीठी कहते हैं। इसका एक और भी नाम होता है, वो होता है वोरसी। अब अगला प्रश्न, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, विभाव का जो अर्थ होता है वो होता है कारण। विभाव जो रहता है वो रस का एक भाग होता है। आप रस जब पढ़ेंगे उसमें आपको विभाव देखने को मिल जाएगा। बात करें विभाव के कितने प्रकार की, तो वो होते हैं 2, आलंबर और उद्दीपन। ये 2 आपको विभाव देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुरी बुरी भेद भाव बुरी में भगा दिया में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो अलंकार की बात करें तो इसमें आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जब एक वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अगर हम कविता में देखेंगे तो हमको ब जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार देखने को मिल जाएगी। तो इसी हिसाब से अपना सही आंसर यही बनेगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। शब्द दे रखा है इसने तामसिक। तो देखिए दोस्तों, तामसिक का विलोम शब्द की बात करें तो वो बन जाएगा सात्विक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है इसने नैतिक। नैतिक का विलोम होगा अनैतिक। लौकिक का होगा अलौकिक। और आध्यात्मिक का जो विलोम होगा वो होगा परलौकिक या फिर अलौकिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद को बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय धन आलय। इसमें देखें तो इसमें दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल जाएगी। दीर्घ स्वर संधि का नियम होता है अ या फिर आ वर्ण अगर अ या आ वाले वर्ण से मिलता है तो वो आ बन जाता है। ई या फिर बड़ी ई जो रहती है वो बड़ी ई या फिर ई से मिलती है तो वो बड़ी ई में बन जाती है। और ऊ या फिर ऊ अगले वर्ण ऊ या फिर ऊ से मिलता है तो वो बड़ा ऊ में बन जाता है। और ऋषि मिलता है तो वो बड़ी ऋषि में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको न्यायालय में अ धन आ देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों का मिलाप होगा तो वो बन जाएगा आ में। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है?
पहला ऑप्शन है दुर्गम। दुर्गम का अगर सही मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा दूर प्लस गम, तो इसमें व्यंजन संधि है। अगला दे रखा है निश्चल, तो निश्चल संधि का अगर विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा निश प्लस चल, इसमें विसर्ग देखने को मिल जाएगा, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दे रखा है उज्ज्वल। उज्ज्वल का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा उत प्लस ज्वल, व्यंजन संधि। राजेंद्र का अगर विसर्ग करेंगे मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा राजधन इंद्र, यानी कि गुण स्वर संधि। अब अगला प्रश्न, उल्लिखित पंक्तियों में विभत्स रस वाली पंक्ति को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति दे रखी है इसने, एक और अजग रही लखी एक और मृगराया, विकल्प बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा भयानक रस, यहाँ पर भयानक रस की बात की गई है। अगला दे रखा इसने, एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिट जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ आपको वीरता की भावना देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये वीर रस में का उदाहरण है। अगला दे रखा इसने, स्वान अंगुरीन काटी काटी के खात विदारत, सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो आपको विभत्स रस देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें विभत्स रस के स्थायी भाव की तो वो होता है जुगुस्सा, यानी कि घृणा। इसके परिभाषा की बात करें तो यानी कि गंदी या फिर घृणित वस्तु को देखकर जो मन में घृणा जागती है वहाँ पर विभत्स रस होता है। इसमें आप जो ऑप्शन नंबर सी का जो ये देखेंगे कविता, इसमें आपको दिख जाएगा कि स्वान अंगुरीन काटी काटी के खात, यानी कि कौवा जो है वो काटी काटी के खात रहे हैं, सिर पर बैठे हो काग आँख दो दो खात निकारत, यानी कि घृणित वस्तु की बात की गई है। देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला दे रखा है, हाथी जैसी चाल है गेंडे जैसी खाल, तरबूजी सी खोपड़ी खरबूजे सी गाला। तो देखिए दोस्तों, इसमें हास्य रस देखने को मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधियो आगे कौन हवाल। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो देखिए दोस्तों, अगर इन छंद पंक्तियों की बात करें तो इसमें आपको जो मिलेगा वो बन जाएगा दोहा छंद। दोहा छंद की बात करें तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसके विषम चरणों में 13-13 व सम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं, यानी कि पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में आपको 11 मात्रा देखने को मिल जाएगी। इसमें मात्रा की काउंटिंग भी करेंगे तो आपको 13 और 11 मात्रा मिल जाएगी। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन की, अगले ऑप्शन की, तो रोला छंद में जो होती है वो 24 मात्रा होती हैं। उल्लाला छंद में जो बात करें तो वो 28 मात्रा होती हैं। बरवे छंद की बात करें तो बरवे में आपको 19 मात्रा देखने को मिल जाएगी और दोहा में अभी अपनों ने देखा कि 13 और 11, यानी कि इसमें भी आपको 24 मात्रा देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।